गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ रिवीजन किए थे, थ्योरी का रिवीजन किए थे, है ना। आज जो लेक्चर लेंगे इसमें आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आज हम लोग साथ में क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, जैसे क्वेश्चन रीड कर लिए, तुरंत से पॉज करना और अपने से उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना और उसके बाद उसका आंसर देखना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो बताए थे कि मेल में तीन तरह का ग्लैंड प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तीन है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोले? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा का तो नहीं होगा भाई, यूरेथ्रा कुछ ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहां पे प्रेजेंट है भाई? ये सी वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है? क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को याद करते चलेंगे। हमारे मेल में अगर बात करें, तीन तरह का ग्लैंड प्रेजेंट है, तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोले? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इस तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को कलेक्टिवली हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोले? तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? सेमिनल प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। एक मिनट भाई। चलिए, तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विविपारिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज। अब देखो, दो तरह का कंडीशन है। एक ऑर्गेनिज्म होता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म होता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म। दो कंडीशन बोले, ऑर्गेनिज्म ओविपेरस भी होता है, ऑर्गेनिज्म विविपेरस भी होता है। ओविपेरस का मतलब जो एग ले करे उसको ओविपेरस बोलते हैं, और विविपेरस जो यंग वंस को डायरेक्टली डेवलप करे उसको हम लोग विविपेरस बोलते हैं। तो देखेंगे कि विविपेरस इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड। विविपेरेसी जो है, विविपेरस फॉर्म जो है वो ज्यादा इवॉल्व्ड माना जाता है। क्यों? ऑप्शन पढ़ते हैं। द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक शेल, young ones are protected inside the mother's body and looked after, more chances of the survival, the embryo takes a long time to develop। देखो यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो। जब एग्जाम में ना कुछ समझ में नहीं आया ना तो सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखना। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक शेल। तो विविपेरस में यंग वंस के बाहर थिक शेल नहीं प्रेजेंट होता भाई, ओविपेरस में यंग वंस के बाहर थिक सेल प्रेजेंट होता है। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न। मतलब कि क्या कि विविपेरस में जो बच्चे का डेवलपमेंट है मदर के बॉडी के अंदर हो रहा है। विविपेरस में बच्चा डेवलप हो रहा है मदर के बॉडी के अंदर, 9 मंथ तक वहां पे जेस्टेशन पीरियड चलता है, वहां पे डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए विविपेरस को ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म मानते हैं एज कंपेयर टू ओविपेरस। तो आंसर यहां पे कौन सा दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी, कि विविपेरस ज्यादा इवॉल्व्ड है क्योंकि विविपेरस में जो यंग वंस डेवलप हो रहा है वो मदर के बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको क्या मान सकते हैं? इट इज मोर इवॉल्व्ड देन ओविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन बोलता है द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज। तो आपको बताना है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो सेल का नाम क्या है।
तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। जो डेवलपिंग जर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे तो लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। ये भी डार्क कलर चाहिए भाई, ये ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इमीडिएटली अगर सबसे पहले नंबर 2 टर्म ओव्यूलेशन आ रहा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवुलेशन बोलते हैं। तो बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज। चलो मेम्ब्रेन का देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। कोरियन बोल रहा है, कोरियन नहीं होगा। जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ये देखो ये सब नहीं होगा भाई। याद रखना जोना पेल्यूसिडा ही जो है वो मेम्ब्रेन, वो सेकेंडरी oocyte के बाहर लगा हुआ होता है। और जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। और स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम प्रेजेंट है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, वो इसी जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में उसका रोल है। वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है और उस एक्रोसोम में एंजाइम होता है स्पर्म लाइसिन हाई एल्यूरिनिडेज। तो स्पर्म लाइसिन जो है ना जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में यूज किया जाता है वहां पे। तो यहाँ पे कि लिख रहा है कि ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय, तो मैमेलियन एग जो है वो कवर्ड होता है एक लेयर से जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा लेयर। देन आफ्टर which of the following structure is characterized by the presence of fluid filled cavity called antrum? Important question। देखो यहां पे तुमको याद क्या रखना है? याद रखना है कि ड्यूरिंग फॉलिकुलर जेनेसिस हम जब पढ़ाए थे कि जैसे पहले होता है प्राइमरी oocyte, क्या होता है? प्राइमरी oocyte। देन आफ्टर प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारा ग्रैनुलर सेल आकर के इसको घेर लेता है। प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होता है? बहुत सारा ग्रैनुलर सेल इसको आकर के, फॉलिकुलर सेल यहाँ पे इसको घेर चुका है। ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। देन आफ्टर होगा क्या कि इसी प्राइमरी फॉलिकल को फर्दर और भी बहुत सारा ग्रैनुलर सेल इसको आकर के घेरेगा, दैट इज अब इसको बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां से ये प्राइमरी oocyte अंदर में प्रेजेंट है और इसके बाहर जो है ना बहुत सारा ग्रैनुलर सेल प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ग्राफियन सेल आकर के इसको घेर चुका है, ठीक है ना। इस तरह से फॉलिकुलर सेल यहाँ पे बहुत सारा इसको घेर दिया है और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। एंड देन आफ्टर क्या होगा ना कि इस प्राइमरी oocyte के ऊपर अब और भी ग्रैनुलोसा लेयर आएगा, मतलब कि अंदर में अब यहां पे डेवलपमेंट प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में और उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम है टर्सरी फॉलिकल। क्या नाम है इसका? टर्सरी फॉलिकल नाम है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि पहले प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte के बाहर में बहुत सारा ग्रैनुलर सेल आ जाता है, इसको घेर लेता है प्राइमरी oocyte को, फिर और भी सेल आ जाएगा तो उसको बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी डेवलप होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड और इस स्ट्रक्चर का नाम है एंट्रम। तो एग्जाम में पूछेगा कि टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्सरी फॉलिकल।
तो यहाँ पे इस तरह से ये बहुत सारा ग्रैनुलर सेल प्रेजेंट है और इस स्ट्रक्चर का नाम है टर्सरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम है टर्सरी फॉलिकल्स नाम है इसका, ठीक है ना। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एंट्रम। इसका नाम क्या है? एंट्रम नाम है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड। कॉन्टेन एंट्रल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्सरी फॉलिकल। तो आपको बताना है कि टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ एंट्रम, जिसके अंदर एंट्रल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो यहां से ये इसका आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। तो इसमें से हमको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। अभी जस्ट पढ़ा दिए कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तो कभी भी नहीं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? टर्सरी फॉलिकल। अभी जस्ट यहाँ पे देखो बनाए हैं। टर्सरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है? एंट्रम प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंट्रल फ्लूइड। तो आपको यह बात याद रखना है कि किस फॉलिकल में एंट्रम है। तो यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम दिख रहा है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंट्रम नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है अभी भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte। तो टर्सरी फॉलिकल में जब कन्वर्जन होगा, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा ना, तो उसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट है वो किस नेचर का है? इट इज सेकेंडरी इन नेचर। तो यहां पे ये प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है और आपको याद रखना है कि किस फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ है। तो टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है और उसमें एक कैविटी डेवलप हुआ जिस कैविटी का नाम है एंट्रम और उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है एंट्रल फ्लूइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन which cells of the blastocyst differentiate into ectoderm and endoderm। ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा सेल एक्टोडर्म और इंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है? तो उसका आंसर होगा भाई इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है ना, यही इनर सेल मास जाकर के पूरे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट तो नहीं होगा भाई, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनर सेल मास। याद रखना है कि इनर सेल मास जो है ना, जैसे कि जब इम्प्लांटेशन होता है ना ब्लास्टोसिस्ट का, तो जैसे मानो ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इस तरह से ऊपर में बहुत सारा सेल एक्यूमुलेट होता है और उसी सेल को हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास जो है वो बॉडी के तीनों लेयर का फॉर्मेशन करेगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना कि ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा लेयर एक्टोडर्म और इंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है? उस सेल का नाम है इनर सेल मास, इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कौन सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है? इसका आंसर देख लेंगे भाई। अरे क्वेश्चन किधर गया? एचसीजी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी, टेस्टिस, प्लासेंटा एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरी तो नहीं होगा भाई, टेस्टिस भी नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा, टेस्टिस नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? प्लासेंटा हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट कर देना, जब समझ में नहीं आए ना तो एलिमिनेट करते जाना कि कौन कौन नहीं हो सकता है, और जो जो नहीं होगा तो लास्ट में एक आंसर बचेगा, वही आपका आंसर हो जाता है। द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड एज। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है। क्वेश्चन लिख रहा है कि एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में लिखा है एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज नोन एज मोरूला। क्या बोलते हैं उसको भाई? मोरूला बोलते हैं। ये तीनों गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोरूला टर्म से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे।
कि एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन द ह्यूमन फीमेल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ह्यूमन फीमेल में जो oogenesis है किस स्टेज में स्टार्ट होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट है एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेनार्क एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो देखो कि फीमेल के अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है ना, वो बिफोर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होता है ना, जब बच्चा डेवलप हो रहा है ना, उस दौरान ही उसके अंदर oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारा मिलियंस ऑफ द फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है और आफ्टर बर्थ बॉडी में एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। बर्थ के पहले जितना भी बनना है बन जाएगा, बर्थ के बाद फीमेल के बॉडी में ओवरी के अंदर एक भी oogonal सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक बार जब बर्थ हो गया तो फीमेल के ओवरी के अंदर बहुत सारा oogonal सेल डीजेनरेट करना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके डीजेनरेट करता है एंड एट प्यूबर्टी ओनली अप्रॉक्स 80 to 60,000 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं। एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर हो गया। एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन द ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन फीमेल में किस स्टेज में oogonia का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीमेल के अंदर oogonia का फॉर्मेशन होता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी आर द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस यूजुअली ऑब्जर्व्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई पूछ रहा है कि किस मंथ में जो पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, उसमें से कितने मंथ के पीरियड में बच्चे में पहला मूवमेंट दिखेगा, फीटस में फर्स्ट मूवमेंट कब दिखेगा। आंसर देख रहे हैं, थर्ड मंथ नहीं होगा भाई, 7 मंथ, 5th मंथ हो जाएगा आंसर, 4th मंथ भी नहीं। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है कि एम्ब्रायो के अंदर पहला मूवमेंट कब दिखता है, ड्यूरिंग 5th मंथ। जब एम्ब्रायो 5 महीना का हो जाता है ना, तो उसमें पहली बार मूवमेंट दिखता है। फर्स्ट मूवमेंट कब करता है, एट 5th मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा हैप्लॉइड इसको बोलते हैं, डिप्लॉइड इसको बोलते हैं, इसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, इसको टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। याद रखना, n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड एंड 4n मतलब टेट्राप्लॉइड। ठीक है ना। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड एंड देन आफ्टर ओवम बोल रहा है। तो यहां पे अगर देखे भाई, ये सेकेंडरी oocyte n नेचर का होता है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है और ओवम जो है ना, ओवम भी हैप्लॉइड ही होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कौन सा नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही हैप्लॉइड नहीं है, और सारा स्ट्रक्चर कैसा दिखा हम लोग को, हैप्लॉइड दिख रहा था। ठीक है ना। याद रखना, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद कौन बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल तो पहले बनता है, प्राइमरी फॉलिकल भी पहले बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल भी पहले बनता है। तो आंसर का क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो इसको समझाते हैं। ओवुलेशन का प्रोसेस देखो क्या होता है, देखना ध्यान से कि पहले क्या होता है भाई, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बोले इसको। उसके बाद प्राइमरी oocyte के बाहर जो है ना, बहुत सारा ग्रैनुलर सेल का डिपोजिशन होता है। इसके बाहर बहुत सारा ग्रैनुलर सेल आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसके बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से बहुत सारा ग्रैनुलर सेल आकर के इसमें एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। देन आफ्टर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर में तो सेकेंडरी oocyte ही प्रेजेंट है, लेकिन अब
इसके बाहर ये ग्रैनुलर सेल का डिपोजिशन है ना वो ज्यादा थिक हो गया, अब बहुत सारा सेल इसको घेर लिया और भी मल्टीपल लेयर में इसको घेर करके रखा है, प्राइमरी oocyte को घेर करके रखा है। इस तरह से बहुत सारा ग्रैनुलर सेल आकर के इसको घेरेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, लेकिन बाहर में ग्रैनुलर सेल का डिपोजिशन बढ़ते गया तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा? सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या बोल देंगे भाई? इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। एंड देन आफ्टर क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल के बाद यहां पे फॉर्मेशन होगा टर्सरी फॉलिकल का। लेकिन टर्सरी फॉलिकल के अंदर अभी जस्ट बताएं कि इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर एक कैविटी का डेवलपमेंट होगा, दैट इज एंट्रम। कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम नाम है। इसके बाहर बहुत सारा लेयर प्रेजेंट है ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नाम है टर्सरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टर्सरी फॉलिकल। चलिए ध्यान से देखना। अब अभी क्या बोले? सबसे पहले प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के बाहर बहुत सारा ग्रैनुलर सेल का डिपोजिशन हो गया, इसका नाम क्या पड़ा? प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाहर और डिपोजिशन हो गया, क्या नाम पड़ गया? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाहर और भी लेयर का डिपोजिशन हो गया, इसका नाम पड़ गया टर्सरी फॉलिकल। बट इसका कुछ कैरेक्टर है, इसमें एक नया स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है जिस स्ट्रक्चर का नाम है एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम, विच इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एंट्रल फ्लूइड। उसके बाद एक चेंजेस और दिख रहा है हमको, इसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है लेकिन यहां पे क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है सो देखना। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है इसके बाद कुछ डेवलपमेंट होगा ग्राफियन फॉलिकल का। इसके बाद डेवलपमेंट हो जाएगा किसका? ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोले एंट्रल फ्लूइड, लेकिन अब जो है ना अब होगा फॉर्मेशन ग्राफियन फॉलिकल का। मतलब ये जो फॉलिकल्स है वो पूरा मैच्योर कर जाएगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और इसके अंदर फ्लूइड का कैविटी पूरा भर चुका है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे भाई ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बोला जाएगा इसको। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल, जो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरा अंदर से लिक्विड पूरा भर चुका है, अब लिक्विड पूरा भरने के कारण ये रप्चर करता है, तो इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल नाम है। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा लिक्विड भर चुका है, तो लिक्विड ज्यादा भरने के कारण ये रप्चर कर जाता है, ये फट जाता है। और जब रप्चर करेगा तो अंदर से क्या निकलेगा? ये सेकेंडरी oocyte जो अंदर बैठा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। ये सेकेंडरी oocyte अब बाहर निकल जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो यहां से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। अभी देखो रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर कर गया और रप्चर करने के बाद उससे बाहर क्या निकल जाएगा? उससे बाहर निकल जाएगा ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और इसी को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे इसको? ओव्यूलेशन बोलेंगे। ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये सेकेंडरी oocyte जो अंदर बैठा हुआ है वो अब बाहर निकल चुका है। ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं भाई? ओव्यूलेशन। तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुका है? रप्चर हो चुका है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है इससे बाहर क्या निकलता है? इससे बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां जाएगा? ये सेकेंडरी oocyte चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। लेकिन एक पॉइंट और है कि ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है अब किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये एक नया स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे?
कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो इस स्ट्रक्चर को अब हम यहीं पे, जगह नहीं है तो इसीलिए इसको यहीं पे हम डेवलप कर देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। ये स्ट्रक्चर अब डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, विच इज अ टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि ये एक ग्लैंड की तरह से काम करेगा, और ग्लैंड की तरह से काम करेगा, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका नाम क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया कॉर्पस। इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज अ टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां तक पूरा प्रोसेस देख चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन था भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन। तो आफ्टर ओवुलेशन की सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल तो पहले बना था भाई, प्राइमरी फॉलिकल भी पहले बन चुका था, प्राइमरी फॉलिकल भी अभी जस्ट देखे, ग्राफियन फॉलिकल भी पहले बन चुका था। ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बना, जब ओवुलेशन हो गया, कि जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया तब क्या बना था, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ था। अभी देखो जस्ट डायग्राम बनाया है, इसका डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये डायग्राम में देखो कि ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये वाला। हाँ यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, ये फट गया, फटने के बाद यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, और ये किस स्ट्रक्चर में डेवलप कर गया, कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप कर गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि आफ्टर ओवुलेशन कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स तो नहीं होगा भाई, सेकेंडरी फॉलिकल भी नहीं होगा, टर्सरी फॉलिकल पहले बन चुका है, और ग्राफियन फॉलिकल भी बन चुका है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कब बना, जब ये बाहर निकला। इसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ओवुलेशन। कि सेकेंडरी oocyte जो है ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है, उससे बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो उसको कैप्चर करता है फिमरी ऑफ द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में जो फिमरी लगा हुआ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो उस सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करता है और एम्पुला रीजन में लेकर के जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच हार्मोन एक्ट एट द लेडिग सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन लेडिग सेल पे एक्ट करता है। तो याद रखना, LH एक्ट एट द लेडिग सेल एंड FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। तो याद रख देना कि LH हार्मोन जो है वो किस पे एक्ट करता है, LH हार्मोन एक्ट करता है लेडिग सेल में, और FSH हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन, क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किससे किसके बीच में, बिटवीन फीटस एंड यूटेरस। फीटस और यूटेरस के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर वैस्कुलर कनेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। आंसर क्या होना चाहिए भाई, वैस्कुलर कनेक्शन इनफंडिबुलम तो नहीं होगा, सर्विक्स भी नहीं होगा, यूटेराइन कैविटी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्लासेंटा। प्लासेंटा जो है फीटस और यूटेरस के बीच में क्या कनेक्ट कर रहा है, वैस्कुलर कनेक्शन को डेवलप कर रहा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज देयर रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टू इट्स मैक्सिमम लेवल। तो जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया था कि फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, जिसमें से जो 14th डे का जो 14th डे होता है ना, वहां पे LH का सर्ज आता है। मतलब कि LH का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। कब, डे 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है ना, तो 14th डे पे मिड साइकिल में जो है ना, एक LH का सर्ज आएगा। मतलब LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब लेवल उसका बढ़ता है इट कॉजेस ओवुलेशन। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया ना, वो किसके कारण किया? इट इज ड्यू टू LH सर्ज। जो अभी बनाए थे ना ग्राफियन फॉलिकल, वो ग्राफियन फॉलिकल क्यों रप्चर किया? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, और उससे बाहर क्या निकलता है? उससे बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte। याद रखना इस बात को। तो लिख रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज देयर रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टू इट्स मैक्सिमम लेवल? मेंस्ट्रुएशन, मिड साइकिल, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है, ऑप्शन तीसरा बोल रहा है ल्यूटियल फेज, एंड नॉन ऑफ द अबव। तो अभी जस्ट बताए कौन सा साइकिल? मिड साइकिल, डे 14। इस तरह से हमारे एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, और एनसीईआरटी के ग्राफ में यहाँ पे 14 है, और यहीं पे LH का सर्ज आता है डे 14th पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मिड साइकिल। हमारे एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? इट इज 28 डेज का दिया हुआ है। तो 28 डेज का मतलब डे 14th पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। डे 14th पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है फीमेल ओवरी से। नेक्स्ट मूव करते हैं। which day of the typical menstrual cycle does ovulation occur? कि ovulation कब होता है? which day of a typical menstrual cycle does ovulation occur? 1 से 5 में तो ये ब्लीडिंग फेज होता है, इसमें ब्लीडिंग होता है। 1 से 10 में भी नहीं होगा, 24 से 28 नहीं होगा, डे 12 से 16 हो सकता है। 12 से 16 दिन, जो 12 से लेके 16 दिन का जो पीरियड है, उस दौरान क्या हो सकता है? फीमेल के ओवरी में वहां से ओवुलेशन हो सकता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि इन IVF अर्ली एम्ब्रायो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर। अच्छा, IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अर्ली एम्ब्रायो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड टू, 8 ब्लास्टोमेयर तक लिखा है, तो 8 ब्लास्टोमेयर तक के एम्ब्रायो को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 8 रहेगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे? यूटेरस में। तो याद रखना कि अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक रहेगा उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर रहेगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना? ये हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना होता है नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट इज, कितना स्पर्म बनेगा 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से? तो सबसे पहला अब बोल रहा है 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि एक से कितना बनता होगा। अगर एक से पता चल जाएगा तो 200 से भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा। तो 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बन जाएगा? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, प्राइमरी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, वो 4 स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। कितना स्पर्म को बना सकता है? 4 स्पर्म को बनाता है एक। ये तुमको याद रखना है। ये कहां पे पढ़ना था? ये हम लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में पढ़ना था। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक तो अभी डिटेल में नहीं बता सकते, बस याद क्या रखना सो हम बता रहे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर एक है वो 4 स्पर्म को बना सकता है। ये बात याद रहेगा ना कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बन सकता है? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां से 4 स्पर्म बनता है एक से। अगर एक से 4 बनेगा तो 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है ये। एक से अगर 4 तो 200 से 800 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। 800 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा कितना से? 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which of the following cells present in the mammalian? Which of the following cells present in the mammalian
टेस्टिस हेल्प टू नरिश द स्पर्म। अब पूछ रहा है कि कौन सा सेल है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कौन सा सेल है जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता हो, नरिशमेंट प्रोवाइड करता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा लेडिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, इंटरस्टेशियल सेल, सर्टोली सेल। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा है भाई इसमें, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, पहले बता चुके थे। सर्टोली सेल प्रोवाइड क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे मानो कि एक ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, यहां पे ये जैसे देखो, ये हम एक साइड का बना रहे हैं, दोनों साइड का नहीं बना रहे, एक ही साइड का बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को, इसको तो ओवरी बोलते हैं, आप लोगों को बात पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी बोलते हैं। ये है ओवरी, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। यहां से लेके यहां तक क्या है, फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है। इस लोकेशन को इस्थमस बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, और इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना वो कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। याद रहेगा बात कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, यहां पे होता है। यहां पे इस रीजन को इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं, और इसको इस्थमस बोलते हैं। और इनफंडिबुलम में बहुत सारा क्या प्रेजेंट रहता है, फिम्बरी प्रेजेंट रहता है, जो सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करता है। इनफंडिबुलम में क्या होता है, बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो सेकेंडरी oocyte को क्या करने का काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एम्पुला। याद रखना कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी एम्पुलरी रीजन, यहां पे एम्पुलरी रीजन ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, फैलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। एक पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट को बोलते हैं एम्पुला, और सबसे नैरो वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये है यूटेरस। ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज यूटेरस विच इज अ इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। यूटेरस क्या है, इट इज अ इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। और यूटेरस को ही हम लोग वुम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुम्ब, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट यूटेरस में ही होता है। एक जो यंग वंस डेवलप करता है वो कहां पे डेवलप करता है, इट डेवलप्स इन द यूटेरस। यूटेरस के सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज इंडोमेट्रियम। 3 लेयर होता है, एक्टोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाला लेयर है ना, वहां पे जाकर के बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आप रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको फर्टिलिटी लूज कर देना, वो पर्सन फिर फर्टाइल, वो यंग वंस को डेवलप ना कर सके, उसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन फीमेल, फीमेल में टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। फीमेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो वहां पे 2 टर्म है यहाँ पे, ये है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में होता है। वैसेक्टोमी कहां पे होता है, इन मेल्स। वैसेक्टोमी कहां होता है, मेल्स में। वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। क्या बोले, वैसेक्टोमी में क्या है कि वैसेक्टोमी कहां होता है, इट अकर्स इन दी मेल। मेल में वास डिफरेंस को कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए। अगर एक बार स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए वहां पे स्पर्म भी चाहिए, वहां पे सेकेंडरी oocyte भी होना चाहिए। अगर स्पर्म ही नहीं जाएगा तो क्या वहां फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। और फीमेल में, लेकिन क्वेश्चन में फीमेल में पूछ रहा है,
तो फीमेल में स्टरलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसमें होता है फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं? उसको हम लोग काट देते हैं ताकि वो जो सेकेंडरी oocyte है वो पास ही ना कर पाए। अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा? नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो स्पर्म के हेड में देखो ऐसा, ऐसे मानो स्पर्म का ये ठीक है ना, स्पर्म के हेड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं भाई? एक्रोसोम बोलते हैं। इस तरह से स्पर्म के हेड में एक स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है इसका भाई? एक्रोसोम, विच कॉन्टेन स्पर्म लाइसिन एंजाइम। कॉन्टेन स्पर्म लाइसिन एंजाइम। एक्रोसोम में क्या है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये जो एक्रोसोम स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? लाइसोसोम से बना है, या न्यूक्लियस से बना है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना है, या माइटोकॉन्ड्रिया से बना है? तो इसमें आपको याद क्या रखना कि एक्रोसोम जो है वो फॉर्म किया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। किससे फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब डिटेल में पढ़ाते हैं वहां पे ये भी बताते हैं कि एक्रोसोम वहां पे कैसे बनता है, वो सब हमारे नोट्स में लिखा होता है, लेकिन अभी तो डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। इसीलिए आपको ये बात को याद रखना है कि स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम है वो किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल शुड इजैकुलेट, मेल को कितना स्पर्म, क्या कितना सीमेन इजैकुलेट करना चाहिए? तो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ताकि वो प्रेगनेंसी को लीड कर सके। तो यहाँ पे नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए आपको याद रखना है कि पर इजैकुलेशन या पर क्वाइटस कितना स्पर्म होना चाहिए? उसमें 200 से 300 स्पर्म प्रेजेंट होना चाहिए। 200 से 300 मिलियन स्पर्म वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, क्वेश्चन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड? GnRH इसको शॉर्ट में बोलते हैं। GnRH इज सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। क्या बोले? GnRH सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस में। ये एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी से, और एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है जिसको बोलते हैं LH एंड FSH। याद रखना, ये जो हाइपोथैलेमस है ये सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है? जाके एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पे। एंटेरियर पिट्यूटरी से दो तरह का हार्मोन सिक्रीट करवाता है, एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे हार्मोन का नाम है FSH। LH का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब आपको लिखने वाला क्वेश्चन है कि अरेंज दिस स्टेज इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसको अरेंज कर देते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन। इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो है गैमिट बनेगा तभी तो वो ट्रांसफर होगा। तो सबसे हम लोग नंबर लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। अगर गैमिट बन गया तो उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो गैमिट के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन।
सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट बने तभी तो ट्रांसफर होगा, तो गैमेटोजेनेसिस को कितना नंबर लगा दिए, 1 नंबर हम लोग को अरेंज करना है। नेक्स्ट बोले इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इट इज ए ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर करने को बोलते हैं इंसेमिनेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो एक बार जब गैमेट बन जाएगा तो उसका ट्रांसफर करते हैं, दैट इज इंसेमिनेशन। तो सेकंड नंबर इसको लगा दिए। अब एक बार अगर इंसेमिनेट हो चुका है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा चुका है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है भाई फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा नंबर लगाते हैं फर्टिलाइजेशन पे, तीसरा नंबर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा भाई, एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाएगा। और अगर एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो एक बार जैसे इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, तो वहां पे जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा, वो 9 मंथ का पीरियड चलेगा। तो 4 और ये 5 नंबर में हम दे देते हैं जेस्टेशन। और अगर एक बार जेस्टेशन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ द फिटस, फिटस के डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो सीक्वेंस फॉर्म में हम सारा लिख दिए। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट बनेगा, गैमेट बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। एक बार अगर गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन। और अगर एक बार जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो गया, तो प्रेगनेंसी में 9 मंथ का पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। और अगर एक बार जेस्टेशन खत्म हो गया तो क्या होगा, पार्चुरेशन, मतलब एक बार फुल्ली डेवलप्ड फिटस को बाहर बॉडी से निकलेगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ये हमारा 6 नंबर चला जाएगा, पार्चुरेशन। तो ये पूरा सीक्वेंस है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। डिफाइन पार्चुरेशन, नेम hormone involved in the induction of the parturition। तो पार्चुरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ द फिटस फ्रॉम द मदर बॉडी, मदर बॉडी से फिटस को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। इसको सिंपली डिलीवरी ऑफ द बेबी भी बोल सकते हैं, डिलीवरी ऑफ द फिटस भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है पार्चुरेशन में, तो पार्चुरेशन में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है करता क्या है, इट क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इन द मिडिल लेयर, जो यूटेरस का जो बीच वाला लेयर होता है ना, मायोमेट्रियम में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण इट हेल्प इन द एक्सप्लोजन ऑफ द फिटस, फिटस को बाहर निकालने में मायोमेट्रियम का बहुत रोल है। और वहां पे कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, हार्मोन वहां पे इन्वॉल्व है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम है उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है ना। चलिए अब ये सब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। सारा चीज हम यहाँ पे तो थ्योरी ऑब्जेक्टिव के थ्रू सारा थ्योरी बता चुके हैं, तो एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अच्छा सा ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर का रिवीजन करेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस खत्म होता है, फिर नया नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।